हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं पुनः। और आज हम देखते हैं कि न्यूज़ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में। इसमें किरण रिजिजू जी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, जो कि आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मतलब कि जो राज्य होते हैं उनको इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, मतलब कि कोर्ट इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकता है। वो राज्य के ऊपर एक वो होता है, उनको निर्देश दिया जाता है कि यदि आपकी इच्छा हो तो इन पर ध्यान देते हुए आप कुछ नियम कानून बनाइएगा महोदय, है ना। और क्या होता है कि इस संबंध में भी और कुछ प्रावधान ये हुए हैं कि हमारे यहाँ गोवा में आपका यूसीसी आपका लागू है और आपका उत्तराखंड में इस पर विचार किया जा रहा है, जो कि लास्ट में देखिए यहाँ पे आपका डिस्कस भी किया गया। बीजेपी रूल्ड उत्तराखंड हैज़ सेट अप अ पैनल टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। तो मुद्दा ये आता है भाई यूसीसी होता क्या है। तो मैंने बताया कि यूसीसी जो होता है आपका आर्टिकल 44 में दिया हुआ, इस संबंध में तुम लोगों ने बात कर लिया। बाकी अभी हम लोगों ने ये बात नहीं किया है कि भाई साहब जो आपने बताया कि जो नॉट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट होता है कि इसको कोर्ट के माध्यम से ज़बरदस्ती आप समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करा सकते, मतलब कि राज्य के लिए अधिकार होता है। तो यह किस अनुच्छेद में होता है, आर्टिकल 37 में होता है। और जो समान नागरिक संहिता किन किन मुद्दों पर बात करती है, जो ये होती है आपका ये जो समान नागरिक संहिता शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के संदर्भ में पूरे देश में समान कानून हो, इस नियम के लिए बात करती है समान नागरिक संहिता, है ना। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति के संबंध में तो 1835 में मतलब ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारे मतलब कि एक नियम कानून लेके आए कि सभी लोगों के लिए अपराध हो गया, आपका जो भी सज़ा होगी तो उसके लिए हम लोग समान नियम कानून लेके आएंगे, है ना। एक संहिताबद्ध कानून लेके आने के लिए मतलब कि वो भी आपका एक क्रम है यूसीसी के लिए। फिर आपका 1941 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाया, मतलब दूसरा क्रम हो गया। हम लोगों को फिर हम लोगों में कुछ कानूनी सुधार भी किए गए, जैसे कि हम लोगों ने 1954 में हम लोगों ने विशेष विवाह अधिनियम, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब कि अन्य रिलीजन के साथ विवाह करना, ये सब उन सब के लिए समान अधिकार वाला स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया। और आपका इसके बाद क्या आता है आपका 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, आपका 1956 में आ जाता है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 में, और आपको वहीं हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के माध्यम से हिंदू धर्म के नियमों में एक समानता लाने का प्रयास किया गया। मतलब ये कुछ आपके वो कह सकते हैं कि एक क्रम है कि हम लोगों ने कैसे कैसे करके मतलब कि इस संबंध में कुछ कार्य किया। ठीक है, अब बात ये आती है भाई कि यह आवश्यकता क्यों पड़ता है कि जो ये आपका जो ये समान नागरिक संहिता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो समानता का अधिकार के लिए, मतलब कि सभी लोग के मध्य में समानता आ सके, इसके लिए ये चीज़ आती है ना। एक और क्या आता है आपका लैंगिक न्याय और समाज के कमज़ोर वर्ग को संरक्षण, मतलब इससे क्या होता है जो जेंडर जो इक्वलिटी होती है ना वो इम्प्रूव होता है भाई। जेंडर इक्वलिटी इम्प्रूव होती है, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उनके अधिकारों का सही तरीके से संरक्षण नहीं हो पाता है ना। तो सही मतलब कि किसी धर्म में मान लीजिए ज़्यादा महिलाओं के प्रति क्रूरता होती है, जैसे कि अपने 3 तलाक देखा होगा ना, 3 तलाक को ख़त्म कर दिएगा ऐसे करके, तो क्या होगा मतलब कि इसी संबंध में आपको बता दूँ कि क्या होगा लैंगिक न्याय और कमज़ोर समाज के कमज़ोर वर्ग को भी संरक्षण प्रदान होगा। और इसके बाद क्या होगा धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। इसमें मतलब क्या होगा कि धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होगा, हम लोग सेक्युलर शब्द हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष सुना होगा, तो सेक्युलरिज्म जो होता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी मिलेगा, है ना। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मत की बात करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं यार जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखते हैं। तो एक आता है मोहम्मद अहमद बनाम साहबानो 1985 केस। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा था। और आपका सरला मुदगल बनाम भारत सरकार 1995, ये केस इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ भी आई हैं? जी हाँ, चुनौती ये आती है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सभी धर्मों के लिए एक मतलब शादी हो गया, विवाह विच्छेद हो गया है, आपका विरासत हो गया, सबके लिए एक कानून होगा, गोद लेना सबके लिए एक कानून होगा। तो हम लोगों ने अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें कहता है कि आपको किसी भी धर्म के मौलिक अधिकार को निर्धारित करने के संबंध में जो कानून है वो भी आपको क्या करता है कि वो तो अलग नियम देता है, बाकी इसमें आपको कुछ अलग प्रावधान हो गया। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हल्का आपको प्रतिबंध लग जाता है, हल्का फुल्का लग जाता है। तो यही है कुछ चुनौतियाँ इस संबंध में आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हमारे सामने आते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए आगे के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो क्या आता है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉय इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटिंग इनफॉर्मल सेक्टर इज़ अ मस्ट, मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आता है। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि ये मुद्दा है तो है क्या, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट जो होता है वह इनफॉर्मल सेक्टर में भी बहुत अधिक मात्रा में उसको उत्पादन किया जाता है और इससे बहुत अधिक गंदगी का समावेशन होता है ना। तो देखिए अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं कि इसके संबंध में कि कौन कौन से मुद्दे लेके आते हैं। देखिए जो आपका ये जो सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जो ये कचरा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, इससे हेल्थ इशू भी बहुत अधिक मात्रा में क्रिएट होता है। जो लोग इनको इकट्ठा करते हैं सॉलिड वेस्ट को, तो उनके भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात होती है कि मतलब जो गरीब लोग होते हैं उसमें इंक्लूड तो हो जाते हैं, बाकी बहुत ख़तरनाक प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, है ना। और इसमें चाइल्ड लेबर की भी समस्या आप देखने को मिलेगी आपको। इसमें वेस्ट पिकर्स आर नॉट कवर्ड अंडर एनी लेबर लेजिस्लेशन, ये भी देखने को मिलेगा। सॉलिड वेस्ट भी आप देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट होता तो होता क्या है, इसके संबंध में आप थोड़ा आप देख सकते हैं खुद ही सर्च मार के। एंड मैं आपको कुछ और भी कुछ पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से जो भारत सरकार इसके संबंध में नियम कानून लेके आती है। देखिए एक मुद्दा आता है की फीचर ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, तो आपको ये नियम लिख लीजिए आप मन में नहीं लिख ही लीजिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है ना। तो इस संबंध में क्या है, हम लोगों ने ये नियम लेके आए कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करने की, जो उत्पादन करता होते हैं, जो कचरों की मतलब कि सॉरी जहाँ से निकलता है वो लोग ही आपका जो क्या करते हैं कचरों को अलग अलग करेंगे। जैसे कि वेट गीला कचरा हो गया, ड्राई जो सूखा कचरा को अलग करेंगे, और जो डोमेस्टिक हजार्डिस कचरा जैसे कि आपका इसमें डाइपर्स हो गए, नेपकिन्स हो गए, आपके कंटेनर्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, तो इन सबको आपको अलग अलग करना होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कचरों का सही तरीके से मतलब कि उसका हम लोग निस्तारण या फिर निवारण कर सकें। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है। और आगे देखिए और भी कुछ मुद्दे आते हैं। तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो क्या है कि आपका वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, मतलब कि क्या हो गया, वेस्ट का मतलब होता है कचरा से धन, कचरा से संपत्ति पोर्टल हम लोग लेके आए। इसका मतलब क्या है, इसके माध्यम से द वेस्ट टू वेल्थ मिशन इज़ वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके माध्यम से मतलब कि ये आया था। अब एक और आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी देखिए आपका क्या था 2016। तो आपका हम लोगों ने ऊपर देखा था कौन सा मुद्दा था, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 था, और एक आता है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016। तो इन सभी को आपको ध्यान में देना है। और एक तो चूँकि कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके संबंध में, तो हम उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो व्हाट आर द impediments is disposing of the huge quantities of discard solid waste which are continuously being generated, हाउ डू वी सॉरी ये तो मेंस का क्वेश्चन था, अभी हमको इसके बारे में देखना नहीं है। हम लोग अभी किसके बारे में देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि हम लोगों ने कचरों को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने 3 वेट हो गया, और आपको मतलब गीला हो गया, सूखा, और हो गया ये खतरनाक कचरों के रूप में हम सबको इनको हम लोगों ने अलग अलग इकट्ठा करने के बारे में बताया था। तो इसमें क्या आता है कि वेस्ट जनरेटर आर हैज सेग्रेटेड वेस्ट इंटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था कचरों को, है ना 2016 में। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। तो देखिए पहला तो आपका गलत ही है ना, आप इतना ध्यान दे लीजिए। अगर आपका दूसरा जो कहता है द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, मतलब कि क्या मात्र अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये बात कहा गया था कि हम लोग जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला है नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भर में कहा गया था। और तीसरा आता है कि द रूल्स प्रोवाइडेड द एग्जैक्ट एंड एलिबरेट criteria for the identification of sites of landfills and waste producing of facilities, मतलब कि इसमें कहा गया था, देखिए एग्जैक्ट एंड एलेबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स एंड लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़, मतलब इसमें पूरे के पूरे जो आपका कचरा उत्पादक जो मतलब कि जगह है जहाँ से कचरा का उत्पादन होता है उसको मतलब कि वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, मतलब कि प्रोसेस कैसे कर पाएंगे इनका हम लोग, है ना, और इनका आइडेंटिफिकेशन कहाँ होता है जहाँ से कचरों का उत्पादन होता है। तो इन संबंध में हम लोगों ने विचार के बारे में देखा। तो ये ही मेरे हिसाब से सही होगा, तो सी ही आपका सही है, ठीक है। तो हम लोग देखिए आगे चलते हैं।
अगला मुद्दा क्या आता है, अगला मुद्दा आता है कि व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। देखिए अभी क्या मुद्दा आया है आपका, टाइगर के बारे में आता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 29 जुलाई को ग्लोबली रूप से आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो इस संबंध में अभी एक लेख आया हुआ है किसमें, आपका द हिंदू में। उसमें एक आ गया कि देखिए क्या हुआ है कि एक्सटिंक्शन द ओमनियस वर्ड हैज़ नो मीनिंग द डेथ ऑफ स्पीसीज एंड इट इज़ द वर्ड दैट वी सी इन द हेयर टू ऑफ्टन दिस डेज। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि मुद्दा क्या है। इस मुद्दे में ये कहा गया है कि लेखिका ने कहा है कि देखिए क्या है कि अभी ये 29 जुलाई को ही आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है ना। और इंटरनेशनल जो टाइगर डे मनाया जा रहा है, चूँकि ये भारत में क्या हुआ है कि लगभग जो 2005 के बाद से इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, कि इनकी संख्या में, टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। बाकी इनका ये कहना है कि साथ साथ जो इनकी संख्या में वृद्धि हुई है तो ज़रूरी, इसके साथ 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 ये भी ज़रूरी है कि इनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, है ना। इनकी प्रोटेक्शन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। साथ साथ हमको यहाँ पे इन सिमलीपाल एंड राजस्थान, सिमलीपाल और राजस्थान के बारे में भी बात आती है। सिमलीपाल में हम लोग देखेंगे, सिमलीपाल में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, टाइगर स्फीयर मतलब कि सॉरी वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर का प्रोटेक्शन होता है, उसके बारे में बात की गई है। और आपका किसके बारे में बात की गई है, और वहाँ पे बात किया गया है आपका राजस्थान में जो रणथंभौर साइट है वहाँ पे भी बात किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए क्या क्या मुद्दा है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है आपका इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए, तो इंटरनेशनल टाइगर डे तो हम लोगों ने देखा 29 जुलाई को मनाया जाता है, हम लोगों ने मनाया। और देखिए कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर, मतलब कि इसके बारे में कौन कौन से संरक्षण हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किए हैं। तो पहला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब कि आपका भारतीय जैव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में नाम आता है आपका किसका, आपका बाघ का नाम आता है। फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड मतलब कि संकटग्रस्त की सूची में नाम आता है, मतलब कि ऐसे मतलब कि शेड्यूल 1 में आता है आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और आपका IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है। और आपका जो साइट्स है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में अपेंडिक्स 1 में इसका नाम आता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो टाइगर का कंजर्वेशन पूरे के पूरे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है। द टाइगर इज़ अ यूनिक एनिमल विच इज, देखिए क्या होता है पिवोटल की हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है, पिवोटल रोल का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा जो फूड सिस्टम होता है फॉरेस्ट में, तो उसका हेड होता है एक प्रकार से। जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो हार्बीवोरस होते हैं पूरे के पूरे उस कहाँ पे आपके फॉरेस्ट में, तो उनको खाने वाला होता है ओमनीवोरस, यही आपका टाइगर होता है। तो पूरे पूरे फूड सिस्टम को, इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है पूरा का पूरा टाइगर। तो इसको हम लोग पिवोटल रोल, इसका बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण रोल होता है पूरे के पूरे फॉरेस्ट में, है ना। टाइगर कंजर्वेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेविंग द ब्यूटीफुल, मतलब इसका महत्वपूर्ण, इसका मुद्दा ये नहीं है कि आप लोग मात्र ब्यूटीफुल एनिमल को बचाएं, पूरे पूरे फॉरेस्ट को बचाने का मुद्दा होता है इसके संबंध में। ठीक है, तो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो भारत में कौन कौन से संरक्षण अधिनियम चलाए जा रहे हैं भाई, संरक्षण मतलब कि कानून प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, सॉरी यार, है ना। तो 1973 में हम लोग लेके आए कि इसके माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 टाइगर प्रोजेक्ट 1973 लेके आए, किसके माध्यम से आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय, मतलब कि सॉरी वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 लेके आए, सॉरी यार होता रहता है ना। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2005 में इस्टेब्लिश किया टाइगर टास्क फोर्स, किसके माध्यम से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी क्या होता है आपका वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, संवैधानिक निकाय होती है, जिसका हम लोगों ने एंड वॉज इस्टेब्लिश इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। और हम लोगों ने टाइगर टास्क फोर्स के माध्यम से हम लोगों ने इसके सपने, हम लोगों ने टाइगर टास्क फोर्स भी बनाया, ठीक है ना, 2005 में। ठीक है, अब क्या मुद्दा आता है, इंडियन टाइगर कंजर्वेशन स्टेटस की। भारत में ये जो टाइगर कंजर्वेशन है उसका स्टेटस क्या है, तो हमारे भारत की मैं बात बता दूं आपको कि हमारे भारत में पूरे के पूरे विश्व का 70% बाघ पाया जा रहा है भाई, है ना। और हमारे भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं, और आपको 18 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, है ना। और इंडिया, अब मैं आपको बता दूं कि भारत ने वर्ष 2022 में 4 साल पहले ही जो सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन है, तो उसके माध्यम से उसने 2 गुना
दोगुना टाइगरों की संख्या मतलब पहले ही प्राप्त कर लिया 4 साल पहले। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन का जो ये मुद्दा होता है, तो उसके तहत मतलब कि भारत ने 4 साल पहले ही मतलब कि दुगना भारत में बाघों की संख्या हो गई है। तो ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में आता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ओडिशा में, है ना। और आपका ये सिमुल से इसका नाम आता है, सिमलीपाल सिमुल। इट वॉज फॉर्मली, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो 1956 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में 1956 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, है ना, टाइगर रिजर्व। और 1973 में, चूँकि 1973 में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, तो 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर भी बना दिया गया था। आप याद करिए, इसको आपको इंटरकनेक्ट करके चलना है अपन को, है ना। इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर, इसको बायोस्फीयर कब बनाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में बनाया गया था, है ना। और इतना ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपका 2009 में यह यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी शामिल किया गया था। तो यूनेस्को के आपका बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब कि सॉरी जो मुद्दा है आप देख लीजिए कि उसको कब शामिल किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व में कब इसको समाहित किया गया था? वर्ष 2009 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ना। देखिए, और क्या होता है यहाँ पे, जो क्या हुआ था कि 2021 में जो आपको जंगलों में आग लगा था, जंगलों में जो आगजनी का मामला हुआ था, तो जो ये सिमलीपाल है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भी बहुत खतरनाक आग लगी थी। वो भी फरवरी से लेके आपका मार्च के बीच में बहुत खतरनाक आग लगी थी। और ये जो आपका जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम लोग बात करेंगे, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है, यह सिमलीपाल कुलडीहा हडगढ़ एलिफेंट रिजर्व से भी ये पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है, जिसको हम लोग मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं। और ये है तो है कहाँ भाई? ये उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में पाया जाता है ना, जो कि आपका उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। इसका कवरेज की आप लोग बात कर लेंगे, मतलब कि 4374 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और है ना, ऐसा ही कुछ मुद्दा है। और आगे देख लेंगे, वेजिटेशन की बात कर लेंगे कि यहाँ पे 1076 फूलों की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, 96 आपका ऑर्किड्स की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, है ना। ट्राइब्स की बात करेंगे, यहाँ पे ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एरेंगा, खारियाज एंड आपका मानकिरी दियास यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे सिमलीपाल इज़ होम टू वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। बिसाइड यहाँ पे 304 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, 20 स्पीसीज़ एम्फीबियंस के, और 62 स्पीसीज़ आपके रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा आता है, और आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग अब एक और मुद्दा आता है आपका, उसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। वह है अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, कल ही की न्यूज़ में आया हुआ था, कल ही की न्यूज़ में ये आया हुआ था, उसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। मतलब कि जो आपका क्या है, इंडिजीनियस मतलब कि भारत में ही निर्मित जो INS विक्रांत है, वह भारतीय जल सेना को सौंप दिया गया है। तो INS विक्रांत की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आप लोग बताइए कि भारत में INS विक्रांत के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या? उसका नाम बताइए। क्योंकि देखिए इसमें दिख ही रहा है फोटो में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसी का नाम लिखा गया है, INS विक्रमादित्य। तो उत्तर यही होगा, है ना। आप सबको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और आगे चूँकि इन सभी मुद्दों को धीरे धीरे लाया जाएगा, और आप सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया करें, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से, मतलब कि लिख के रिप्लाई देने से क्या होता है कि रिवीजन भी होता है। थैंक यू। ओके।